नमस्कार जोहार बच्चों, बात करेंगे आपका जो 19 तारीख को हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो मॉडल पेपर है आपके लिए लाए हैं। देखिए इसमें काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो अपठित बोध का रहेगा। एक पहला सेट हमने करा दिया, अभी इसमें डाला गया है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ये दूसरा सेट है इसका। निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उसको आंसर देना है। तो देखिए ये आपके लिए पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज अनसीन रहता है, यानी कि बिना देखा हुआ रहता है। पहला ऐसे ही रहेगा। आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संचार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जा सकता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टेप भरा जाता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। इसको ढंग से पढ़ लेंगे बच्चों। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह ही एक स्क्रीन होती है, उससे जुड़ा हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ा टाइपराइटर की तरह ही अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती हैं। तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यूं कह लीजिए कि जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ये टॉपिक जो आपका पैसेज है वो दिया हुआ है। तो ये जो गद्यांश है आपका कंप्यूटर के आविष्कार से रिलेटेड है या आधुनिक समय से रिलेटेड कर रहा है। मैंने इसको पढ़ लिया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के तरफ। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, राइट। अभिशाप है, वरदान है, अध्ययन है, विश्लेषण है। तो आपका जो आंसर है वो होगा वरदान। देखिए शुरू में ही आपका लिखा हुआ था कि कंप्यूटर जो होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर का आविष्कार देखिए आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक क्या है, वरदान की तरह है। तो ये आपका पहले का सही हो जाएगा। देखिए पहली ही लाइन में इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है, तो टेलीविजन जैसे होता है वैसे उसकी तरह पे एक स्क्रीन होती है, राइट। स्क्रीन यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह ही एक, देखिए कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह ही एक स्क्रीन होती है। तो ऐसे ही आपको पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा जो पैसेज रहेगा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चिप, देखिए 3 नंबर में चिप का आकार कितना बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में चिप के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए प्रिंटर भी होता है। यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी सूचना को सुरक्षित, देखिए कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था है। यहाँ पे हमारा चिप वाला, यहाँ पे चुंबकीय टेप है जिससे चिप का कार्यक्रम तैयार किया, आदमी नाखूनों के बराबर। किसके बराबर, आदमी के नाखूनों के बराबर, राइट। चिप का साइज कितना, आदमी के नाखूनों के बराबर। तो ये सही आंसर हो जाएगा, आपको मिल गया। चिप का साइज इसमें पूछा है तो देखिए आदमी के आंख के बराबर, मुंह के बराबर, नाखून के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए कंप्यूटर की मेमोरी में किसको सुरक्षित रखा जाता है, तो सूचनाओं को, राइट। तो जो सूचनाएं होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। आप ऑप्शन जब ऊपर पैसेज पढ़े तो वहां पे आपको मिला था। आगे देखिए श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है राइट। यहाँ जो श्रम साध्य है उसका मीनिंग क्या होता है, श्रम साध्य का मतलब कठिन परिश्रम, राइट। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये जो है आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, यानी कविता की लाइन दी हुई है जो कि आपने नहीं देखी हुई है। अपठित गद्यांश या पद्यांश बोलते हैं इसको। तो ये क्या लाइन है, रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। फिर से पढ़ेंगे, रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सबहें लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता, है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उदस दरी, जिस पर गिरकर उदस दरी से तुमने जन्म लिया,
जिसका खाकर अन्न सुधारस नीर समीर पिया है, वही स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य नहीं है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो आदमी जो होता है, उसका जो जन्म होता है, उसका जो कर्तव्य होता है जन्म के साथ में, उसी से संबंधित इसमें जो है बातें की गई हैं। तो देखिए छठा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ कह रहा है, कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है, राइट। तो कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है। देखिए इस पर जब आप इसको देखिएगा तो देखिए ये जो रवि जग में शोभा सरसाता, रवि मतलब होता है ये आपका सूरज को बोला जाता है। तो सूरज है क्या, एक्चुअली ये नेचर से ही बात कर रहा है, तो नेचर से ही प्रेरणा स्रोत बन रहा है इसका। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 6 का जो है आपका वो आपका सी आपका हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा तृण प्रकृति ये सब चीजें हैं, तो इसमें सी जो है प्रकृति वो ज्यादा बेहतर है। रवि हम लोग नहीं कहें, क्योंकि देखिए इसमें और भी सारी चीजें हैं। देखिए रवि जग में शोभा सदा सोम सुधा बरसाता, सब है लोग कर्म को कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। उद्देश्य ये जो पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो नेचर है उससे तुलना करके ये बात बताई जा रही है। तो सही आंसर आपका प्रकृति हो जाएगी। यह कविता क्या प्रेरणा देती है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है कि इसमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा इसमें मिलती है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए निष्क्रिय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, राइट। एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है, राइट। तो निष्क्रिय उपसर्ग जो होता है वो पहले किसी शब्द के पहले जो शब्द लगते हैं, शब्द का टुकड़ा लग करके एक नया शब्द बना देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के बाद में लगते हैं कुछ छोटे से शब्द, वो हम लोग बोलते हैं उसको प्रत्यय। तो यहाँ पे निष्क्रिय जो होता है उसमें कौन सा प्रत्यय बनेगा, निस्सेस, राइट। जो निस है वो आपका बन जाएगा। तो निस आपका किसमें है, ऑप्शन नंबर 20 बी में दिया हुआ है, निष्क्रिय का निस हो जाएगा उपसर्ग। मानव जीवन किससे सुशोभित है, तो ध्यान दीजिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मानव जीवन किससे सुशोभित है, बुद्धि और बल से सुशोभित है। ऊपर की ही लाइन में अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रवि जग में शोभा ससारता सब है लोग कर रहे हैं। ये देखिए अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, यह देखिए तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल से सुसज्जित हो, राइट। तो ये इसका आंसर बन जाता है। देखिए अगला है यहाँ पे आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, कवि ने एक बार किसमें सोचने को कहा है, राइट। कवि ने एक बार किसमें, तो मन में सोचने के लिए कवि ने कहा है, राइट। किसमें, मन में। कवि ने कहा कि एक बार मन में जरूर सोचिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया, अकर्मक होता है जिसमें कर्म ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो, जो कर्म के बगैर हो, राइट। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, बंदर नाचता है, राइट। बंदर नाचता है। तो देखिए नाचना इसमें हो जाएगा आपका एक्शन वर्ड, नाचना क्या हो जाएगा आपका क्रिया हो जाएगा। लेकिन अब इसमें इसमें किसे या किससे क्वेश्चन करने पे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है। देखिए कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्ता मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे बंदर था, बंदर सब्जेक्ट है, ये नाचना ये आपका क्रिया हो गया, राइट। बाकी और कुछ नहीं हो किंतु कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो क्या होता है, वो कैसी होता है, अभी आपने ऊपर में देखा कि वो कैसा अकर्मक होती है। तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये ग्रामर का पार्ट है। देखिए अगला, योग का अनेकार्थी शब्द नहीं पूछ रहा। योग का मतलब जोड़ भी होता है, योग का मतलब ध्यान भी होता है, राइट। तो यहाँ पे जो घटाव लिखा हुआ ये योग का मतलब नहीं होता, योग का मतलब व्यायाम भी होता है, राइट। तो योग का मतलब ध्यान व्यायाम जोड़ सब होता है, लेकिन घटाव जो है नहीं होता, इसलिए ये सही हो जाएगा। विद्यालय में विद्या के लिए आलय कौन सा समास है, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय। तो इसमें देखिए जो आपका तत्पुरुष समास है, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका जो कर्ता ने कर्म से ये वाला होता है ना, कारक जो होता है वो सब लगा हुआ, तो ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन
जो है इसमें कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन, राइट। तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कृष्णा अर्जुन किस प्रकार का समास है? देखिए कृष्णा अर्जुन जो है वो किस प्रकार का समास है? कृष्ण और अर्जुन, आई थिंक इसमें इस तरह से इसका विग्रह होगा। कृष्ण और अर्जुन, दो लोग मिलकर के एक नाम बनता है कृष्णार्जुन। तो आपका ये क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास, जिसमें जैसे ये जुड़ा रहता है योजक चिन्ह से, तो ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है, यह कौन सा वाक्य है? सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है, यह कौन सा वाक्य है? राइट, ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि सरल वाक्य है। राइट, इसमें कोई दो या दो पार्ट आपस में जुड़े नहीं, इसलिए मिश्र वाक्य नहीं है। तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच्य का कौन सा भेद है? राइट, इसमें देखिए पिताजी के द्वारा जो है आपका क्या पढ़ा गया? अखबार पढ़ा गया। तो इसमें कौन सा वाच्य है? वॉइस की बात कर रहा है, तो इसमें कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य वो होता है जिसमें जो है कर्म के ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़े, यानी जोर दिया जाए। तो यहाँ पे अखबार, देखिए पढ़ना हो गया क्रिया, तो यहाँ पे पिताजी हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कर्ता, पढ़ना हो गया आपका क्रिया, बाकी जो बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो और ये द्वारा आपका वो जोड़ने वाला हो गया, तो अखबार पढ़ा गया। राइट, तो यहाँ पे किस पे जोर पड़ रहा है? अखबार, जो कि आपका कर्म। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? कर्मवाच्य इसका सही हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं 19। देखिए वह रात डैश दिन मेहनत करता है। राइट, तो इसमें सबसे बेहतर क्या बनेगा? वह रात और दिन मेहनत करता है। इसमें अगर और लगाएंगे तो और से ये बढ़िया सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा। तो अव्यय इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? और। तो 19 का बी सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है उसके दो प्रमुख भेद कौन कौन से होते हैं? जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है तो उसके दो प्रमुख भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। राइट, तो ऑप्शन सी में दिया है, जो कि सही हो जाएगा, समानाधिकरण और व्याधिकरण। राइट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, लेकिन ये अब क्वेश्चन आएगा पाठ्य पुस्तक से। तो देखिए आप पद्यांश एक दिया हुआ है, इसको पढ़ करके जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका सही सही आंसर आपको देना है। देखिए एक बार मैं लाइनें पढ़ता हूं जो पद्य की दी हुई है कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। आगे देखिए, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये एक लाइन दी हुई है, ये आपको पद्यांश दिया हुआ है। अब इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है जो 21 नंबर में है, फसल किसका जादू है? राइट, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है फसल क्या है। राइट, तो कह रहा है फसल क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर आगे लिखा और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है। राइट, तो वो क्या है? नदियों के पानी का जादू है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो किसका जादू है? नदियों के पानी का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा, फसल किसका रूपांतर है? ऊपर में ही आपको दिखेगा फसल किसका रूपांतर है, तो रूपांतर है सूरज की किरणों का। देखिए यहीं कहीं पे लिखा हुआ था रूपांतर है सूरज की किरणों का, तो क्या सही बन जाएगा इसमें बच्चों? आपका ये बन जाएगा सूरज की किरणों का, इसमें आपका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए 23 नंबर, फसल किसका गुणधर्म है? ऊपर में ही देखिए वहीं कहीं पे गुणधर्म लिखा हुआ है, तो भू काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। देखिए तो एक्चुअली यहाँ क्या किसका, तरह तरह की जो मिट्टियां होती हैं, यहाँ देखिए भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। किसका? मिट्टी का गुणधर्म। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? किसका गुणधर्म है? तो आंसर बन जाएगा ए वाला, मिट्टी का। अब आगे आपकी किताब से क्वेश्चन है 26 नंबर, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? देखिए लेकिन इसके पहले आई थिंक इसमें पैसेज होना चाहिए था आपका, और पैसेज नहीं दिया हुआ है। पैसेज के हिसाब से ही आपको इसमें लिखना चाहिए था, तो पैसेज शायद यहाँ पे टाइप में मेरा मिस्टेक हो गया है। तो फिर भी देखिए बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी, तो ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन
50 के ऊपर, और इस तरह से है, देखिए हाँ 26 नंबर, राइट राइट सही कह रहे हैं, ठीक है। 23 के बाद यहाँ पे 24 नंबर नहीं आया ना, तो 24 छूट गया है, 25 छूट गया, 24 25 छूट गया है। यहाँ पे देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन आ गया, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है, और पैसेज भी छूट गया है बच्चों, तो उसके लिए परेशान मत होइए, फिर भी आप आंसर देखिए। तो क्या होगा, 60 के ऊपर इसका सही आंसर होगा। पैसेज आप का हो सकता है अगले वाले में मिल जाएगा। देखिए देखिए आपको मैं पैसेज बोल दे रहा हूं, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे एक पैसेज है, राइट, मैं पैसेज आपको पढ़ दे रहा हूं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, तो देखिए 60 के ऊपर यहाँ ये सही हो जाएगा। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कपड़े बिल्कुल लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे, राइट। तो ये सब ये पैसेज था, अब इसी से संबंधित आपका था। तो पहले वाला एज है जो कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी, तो 60 से ऊपर इस पैसेज के अकॉर्डिंग हो गई। अब 27 नंबर देखिए, पैसेज क्या, ये पैसेज तो आपकी कहानी से ही है, आपकी किताब से है, तो इसमें 100% 60 के ऊपर ही रहेगा। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, तो ठीक कबीर पंथियों की जैसी थी, यहाँ पे देखिए अभी ऊपर में आपको बताया गया था, कबीर पंथियों की जैसी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो कबीर पंथी जैसी, ये सही हो गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन जो है, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, तो अभी लास्ट में हमने आपको बताया तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे, तो तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला ऑप्शन बी में दिया है, सही हो जाएगा। अगला है, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी, तो आंसर है, जाहिर सी बात है, उस समय चमेली बादाम ये सब तो मिलता नहीं होगा, तो सरसों का तेल आप वैसे भी गेस करके लगा सकते हो, वही सही भी है। 30 और लास्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा बच्चों। तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा कि लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, कुश्ती, इसमें से क्या सही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, जल्दी ही मिलेंगे कुछ आपके लिए और ऐसे ही अच्छे खासे क्वेश्चन लेकर के आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।